में क्या होता है बच्चों, कंडक्टर कैसा बिहेव करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में या फिर फील्ड में, हम उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो आखिरी पॉइंट है जो 6 पॉइंट था, अब हम उसे पढ़ते हैं। 4th पॉइंट हमने पढ़ लिया था, आखिरी हमने 4th पॉइंट पढ़ा था। 5th पॉइंट की नीड नहीं है फिलहाल, छोड़ सकते हो फिलहाल। 6 पॉइंट देखो, जो 6 पॉइंट दे रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो आज हमको यहाँ से चालू करना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है? देखो बच्चों, स्टार्टिंग में हमने आपको एक चीज बताई थी। क्या चीज थी? हमने आपको बताया था कि जैसे कंडक्टर के अंदर कोई फील्ड नहीं होती है, अगर कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दो, जैसे कंडक्टर है, इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, तो क्या होता है, कंडक्टर के अंदर इंडक्शन हो जाता है। इंडक्शन का मतलब कि नेगेटिव चार्ज भाग भाग के यहाँ आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज भाग भाग के यहाँ आ जाता है। कोई बच्चा बताएगा क्यों आएगा? नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड क्यों डिपॉजिट हो जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज राइट साइड क्यों आ जाएगा? कंडक्टर के अंदर ऐसा क्यों होगा भाई? बोलो भाई, कोई बच्चा बताएगा? कोई बच्चा बोलेगा यार? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर भागता है। हाँ देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, खास बात ये, पहला तो कंडक्टर में फ्री चार्ज होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम सकते हैं। इन कंडक्टर वी हैव फ्री चार्ज, फ्री चार्ज, चार्ज फ्री होते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली मोशन कर सकते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। जैसे ही फील्ड लगाई तो सारे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड आ गए। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स होता है, जैसे कोई चार्ज है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है फिजिकल टू क्यू ई। अगर चार्ज पॉजिटिव होता है तो उस पे जो फोर्स की डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो यहाँ माइनस आ जाएगा बाहर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है तो सारे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड डिपॉजिट हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड डिपॉजिट हो जाएंगे तो लेफ्ट साइड नेगेटिव हो जाएगा, और अगर लेफ्ट साइड नेगेटिव हो गया तो अपने आप राइट साइड पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड में डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट साइड आ गए तो राइट साइड में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर एक कंडक्टर को फील्ड में रखो तो इंडक्शन होता है, और इंडक्शन होने की वजह से क्या होता है बच्चों, अंदर भी एक फील्ड डेवलप हो जाती है, अंदर भी एक फील्ड डेवलप हो जाती है, और अंदर वाली फील्ड बाहर वाली के अपोजिट होती है और इक्वल होती है। एक इनसाइड फील्ड डेवलप हो गई, एक आउटसाइड फील्ड है, और अगर ये दोनों अपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। इस चीज के कारण अंदर जो नेट फील्ड हो जाती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इनसाइड अ कंडक्टर नेट फील्ड क्या हो जाती है? बोलो भाई, बोलो, कितनी हो जाती है? जीरो, जीरो हो जाती है। तो नेट फील्ड इलेक्ट्रिक जीरो हो जाएगी। तो कई बार हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो प्रीशियस होते हैं, जिसमें हमें उनको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा के रखना होता है। तो हम लोग उनको, उनके जो बॉक्स बनाते हैं वो कंडक्टिंग बॉक्स बनाते हैं, और कंडक्टिंग बॉक्स में ऐसे प्रीशियस एलिमेंट्स को रखते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को रखते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड उन पे कुछ पड़े तो वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। समझे या नहीं समझे? बोलो बच्चे, बोलो भाई, बोलो। यस सर। यस सर। तो वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, मतलब वैसे मैं बच्चों अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ बच्चों, एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ मैं। आप ना किसी का भी फोन डिस्ट्रॉय कर सकते हो बिना टच किए। कोई बच्चा बताएगा कैसे? फोन का मेमोरी डिस्ट्रॉय कर सकते हो, फोन की हालत खराब कर सकते हो, फोन के डाटा उड़ा सकते हो बिना टच किए। कोई बच्चा बताएगा किस तरीके से? मैग्नेट पास लाके। मैग्नेट पास ला के तो खास नहीं बच्चे, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेट करके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सर इलेक्ट्रिक फील्ड से जो मैग्नेटिक फील्ड, एक बच्चे होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेट करके, मतलब जितने भी डिवाइसेज है डिजिटल और या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज है, आप उनकी ऐसी की तैसी फेर सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेट करके। नेट पे डालना बच्चों, आपको पता चल जाएगा कि कैसे। सर पता है, सर पता है। उसमें काम है भाई। हाँ अच्छा, मैं खुद बनाऊंगा घर पे। मेरे को किसी का जैसे सामान, अगर किसी का कैलकुलेटर वगैरह डिस्ट्रॉय करना हो 1 मिनट के अंदर ही,
तो वो पीछे मुड़े और आपने वहां पर उससे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेटर आप उससे बना सकते हो। रैकेट नहीं होता अपना, रैकेट मच्छर मारने वाला, ये सर उसके आगे का हिस्सा हटा के वायर कनेक्ट कर देते आपने शायद मिस्टर इंडिया का देखा होगा। सर, इंडियन हैकर। इंडियन हैकर ना अच्छा अच्छा करता है, जो अच्छा बताता है। तो या फिर और भी देख सकते हो ऑल दो। तो एक्चुअली क्या है कि यूट्यूब पे आप देख सकते हो अच्छे, वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेटर बना सकते हो। उसमें क्या होता है कि एक सर्किट बन जाता है जो पल्स जनरेट करता है, जिससे आप किसी का भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस खराब कर सकते हो, उसकी मेमोरी उड़ा सकते हो। आवाज नहीं आ रही बच्चे, भावेश आवाज नहीं आ रही। हेलो, समझे बच्चों? तो कई कई डिवाइस देखो, वैसे तो सारे डिवाइस ऐसे सेंसिटिव होते हैं, बट कई डिवाइस फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो आप उनको अगर इलेक्ट्रिक बॉक्स में रखो, कंडक्टिंग बॉक्स में रखो, तो उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का असर नहीं होगा। समझे नहीं समझे बच्चों? आगे बढ़े। अगर आप सर कंडक्टिंग बॉक्स में रखते हो उस डिवाइस को, तो ये कंडक्टिंग बॉक्स है, तो उस पर बाहर की फील्ड का असर नहीं होगा। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। एक तरीके से शील्ड हो गया ये। फिर ऐसा क्यों होता है कि बाहर का फील्ड का वो नहीं होगा कुछ भी? वो बच्चे ऊपर का कॉन्सेप्ट है ना, देखो ना, अंदर फील्ड नहीं आ सकती है कंडक्टर के अंदर, कंडक्टिंग बॉडी के अंदर फील्ड नहीं आ सकती। इंडक्शन विंडक्शन होके नेट फील्ड जीरो हो जाती है। ओके, समझे अच्छे? यस सर। सेव हो जाता है ना। जैसे कई बार ऐसा भी कहते हैं कि अगर लाइटनिंग पड़ रही है, लाइटनिंग मतलब कि पता नहीं लाइटनिंग हो रही है, लाइटनिंग मतलब कि बिजली कड़क रही है, तो अगर आप नॉर्मली रोड पे हो तो ज्यादा सेफ हो या गाड़ी के अंदर ज्यादा सेफ हो? कहाँ सेफ हो भाई बताओ? गाड़ी के अंदर। गाड़ी रोड पर। रोड पे। गाड़ी के अंदर अच्छे, गाड़ी के अंदर सेफ हो कैसे? क्योंकि चक्कर क्या है, ऐसा मत बोलना पेड़ गिर जाएगा सर, गाड़ी पिचक जाएगी, गाड़ी के शीशे टूट जाएंगे। देखो एक्चुअली क्या होता है कि जब बिजली कड़कती है तो आप जो गाड़ी एक तरीके से एक कंडक्टिंग बॉक्स ही तो हुआ, आप कंडक्टिंग बॉक्स के अंदर हो, तो बिजली पड़ेगी तो आप पे नहीं पड़ेगी, वो ऊपर उसके ऊपर पड़ेगी और वो संभाल लेगी, आपकी गाड़ी संभाल लेगा। इंटीरियर भी अगर आप अंदर हो तो आप सेफ रहोगे, मतलब बिजली है सर, ऐसा संभाल लेगी तो सर? हाँ अच्छा बिल्कुल संभाल लेगी। गाड़ी तो गाड़ी पे बिजली पड़, कंडक्ट हो ही जाएगा ना सर इलेक्ट्रिसिटी। आप पे कुछ नहीं होगा, आप गाड़ी के अंदर हो। अगर आप डायरेक्ट इंसान में पड़े तो इंसान मर जाएगा बिजली पड़ने से, पता है आपको? डायरेक्ट बिजली पड़ेगी तो मर जाएगा, गाड़ी के अंदर हो तो बच हाँ वो जाएगा। तो पता है। गाड़ी के सर अंदर ये हो तो बच कंसेप्ट जाएगा। समझ नहीं आया, लेकिन कंडक्टर में क्या क्या बच्चे, बोलो बोलो। तो ऊपर वो कंडक्टर बना रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन और आउट वाला, वो समझ नहीं आया। ये समझ में नहीं आया। कौन अच्छा, कौन बोल रहा है? अच्छा, कौन बोल रहा है? मैंने देखा नहीं आवाज। ओम ओम। ओम अच्छा। देखो अच्छे, ओम मैंने हाँ लास्ट क्लास में पढ़ाया तो था शायद आप लोगों को, कि एक कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। ये हमने आपको लास्ट क्लासेस में तो पढ़ाया था। चाहे दोनों कोई भी केस हो, आइदर कंडक्टर के ऊपर चार्ज हो या कंडक्टर किसी फील्ड में रखा हो, दोनों ही केस में नेट फील्ड जीरो होती है। अगर कंडक्टर किसी फील्ड में रखा हुआ हो तो कंडक्टर के अंदर इंडक्शन हो जाता है, चार्ज पार्टिकल का मोशन होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। उसकी वजह से जैसे बाहर एक फील्ड है तो अंदर भी एक फील्ड डेवलप हो जाती है। अंदर की जो फील्ड होती है वो बाहर के बिल्कुल बराबर होती है और अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो इस वजह से अंदर जो नेट रिजल्टेंट फील्ड है, रिजल्टेंट मतलब दोनों की मिला के जो नेट फील्ड है, वो ओवरऑल फील्ड क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। ये होता है अच्छे। किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर जो नेट फील्ड होती है वो जीरो होती है। उसके कुछ फायदे हैं, जिसका एक नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। समझो बच्चे? आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों, चलो आगे हाँ बढ़ते सर, हैं, बड़े। आगे बढ़ते हैं। खैर वो बनाना बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेटर, वो तो अच्छे अच्छे डिवाइस को उड़ा सकता है, पूरी शहर की बिजली भी ले सकता है एक बार में। बट उसके लिए अरे आपको बड़ा बड़ा वो चाहिए होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेटर बड़ा वाला चाहिए होगा, बहुत बड़ा। अगर आपको पूरे शहर की बिजली उड़ानी है एक साथ तो बहुत कुछ कर सकते हो बच्चे। हॉलीवुड की मूवी आगे देखा, बढ़ेंगे सर। देखा करो बच्चे, उसमें बहुत साईफाई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, बढ़िया वाली। यस सर, देखा हुआ है। सब उड़ा उड़ा देते हैं, सब कुछ भी कर देते हैं। ठीक है, अच्छे आगे बढ़ते हैं। खैर साइंस तो चोरी यूज करते हैं मेनली हॉलीवुड के अंदर, सारे के सारे असली साइंस। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो अच्छे, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
और नेक्स्ट टॉपिक ऑल दो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग क्या दे रखी है, कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, ऑल दो हम ये पढ़ चुके हैं। तो अब एक टॉपिक आता है जिसमें हमें पढ़ना पड़ता है कि कंडक्टर को फील्ड में रखते हैं और इंसुलेटर को फील्ड में रखते हैं तो कैसा बिहेवियर होता है। जैसे अगर हम कंडक्टर्स को रखें, वैसे तो हम ये कंडक्टर्स को रखते हैं तो हमने स्टडी कर लिया है कैसा बिहेवियर होता है फील्ड में, और अगर इंसुलेटर्स को रखते हैं तो कैसा बिहेवियर होता है ये हमने देख लिया है। तो फिर भी कंडक्टर में क्या होता है एक बार पढ़ लेते हैं, जो रीड कर लेते हैं क्या होता है। व्हेन अ कंडक्टर प्लेस्ड in external electric field, the net electric field inside the conductor is 0। समझ रहे हो बच्चों, कंडक्टर को फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर नेट फील्ड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्यों होती है? The free charge carrier of conductor move and adjust itself in such a way the electric field due to induced charge oppose the external field of the conductor। अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है वो बाहर वाले को अपोज करती है। This happen until in static situation the two field cancel each other and the net electrostatic field cancel each other and the net electric field inside the conductor is 0। तो कुल मिला के कंडक्टिंग बॉडी के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, बट ऐसा इंसुलेटिंग बॉडी के साथ नहीं होता है। इंसुलेटिंग मटेरियल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती है। यहाँ तो 0 हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इंसुलेटर भी दो टाइप के होते हैं। इंसुलेटर का एक और नाम होता है डाइलेक्ट्रिक भी बुलाते हैं इंसुलेटर्स को कई बार। इंसुलेटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर मॉलिक्यूल्स, एक होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इंसुलेटर में। कोई बच्चा बताएगा पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर क्या होते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कोई बच्चा बताएगा पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं? पोलर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज की तरफ अपने अट्रैक्ट करता है अपने आप को। सर डायपोल से था कुछ रिलेटेड, डायपोल से। पोलर वो होते हैं जिनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक जगह पर नहीं होता। नॉन पोलर वो होते हैं जिनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक ही जगह होता है। पोलर वो जैसे HCl हो गया, बताया तो था बच्चे, जिसमें इनमें से एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगा। और नॉन पोलर जैसे नॉन पोलर मतलब जैसे मान लो H2, अब दोनों बराबर बराबर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करेंगे, कोई बदमाशी नहीं करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश नहीं करेगा। कोवेलेंट बॉन्डिंग या किसी भी बॉन्डिंग के दौरान, शेयरिंग के दौरान अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट नहीं करेगा। अगर शिफ्ट करेगा तो पोलर, नहीं करेगा तो नॉन पोलर। ये आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है बच्चों। पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बारे में भी ज्यादातर केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है। इंसुलेटर दो टाइप के, बोलो डायपोल के बाद सर डायपोल के टर्म्स में बताया था मैंने, डायपोल में बताया तो था। तो एक्चुअली क्या होता है बच्चे, जैसे मान लो हमारे पास दो कंडीशन हुई। अगर हमारे पास कोई इंसुलेटर है जो कि नॉन पोलर है, अब इंसुलेटर के साथ और कंडक्टर के साथ एक बहुत बड़ा फर्क होता है। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, मतलब वहां तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर नहीं आ सकते, तो एक साइड डिपॉजिट होने का चांस नहीं है। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन का डिपोजिशन हो गया था, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ डिपॉजिट हो गए थे, बट यहाँ तो इस केस में डिपॉजिट हो गए थे इलेक्ट्रॉन्स, बट यहाँ डिपॉजिट नहीं हो सकते क्योंकि जो इंसुलेटर है उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आ सकता, तो डिपॉजिट कहाँ से होगा? ये तब सिचुएशन है जब फील्ड अप्लाई नहीं की। बट मान लो अब हमने फील्ड अप्लाई कर दी, तो स्ट्रेचिंग हो जाती है। स्ट्रेचिंग मतलब कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलराइज होना चालू हो जाता है और फिगर जो है वो चेंज होके कुछ इस तरीके से दिखने लग जाती है। अब कोई बच्चा बताएगा कि ये पोलराइजेशन क्यों हुआ, क्या हुआ, ये हुआ क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड बन गए। बॉन्ड तो नहीं चेंज होगा बच्चे, बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने लग जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे मान लो देखो बच्चे एक्चुअली क्या है, इफ वी हैव अ मॉलिक्यूल H2, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन देखो, खैर मैं आपको कुछ यहाँ पे एक चीज बताता हूँ। कई बच्चों को लगता है इलेक्ट्रॉन एक होता है, जैसे हाइड्रोजन है, अगर उनसे कहा जाए कि हाइड्रोजन को ड्रॉ करो तो कह देते हैं सर ये प्रोटॉन हो गया और ये इलेक्ट्रॉन हो गया। ऐसा कितने बच्चे मानते हैं ये फिगर सही है या इसके बाद की भी कोई फिगर होती है, एग्जिस्ट करती है?
एग्जिस्ट करती है सर इसके बाद की। इसके बाद की कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके बाद का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये तो 10th क्लास तक का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपने क्या पढ़ा था 11th क्लास में केमिस्ट्री में? कि इलेक्ट्रॉन वेव लाइक पाथ पे वो होता है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब डेंसिटी मतलब कि इलेक्ट्रॉन कैन बी वेव एट एनी पॉइंट, मतलब ये प्रोटॉन है और ये Wave की form। इलेक्ट्रॉन किसी भी जगह एग्जिस्ट कर सकता है। क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सर यस सर। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। बिकॉज हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन किसी भी पॉइंट पे एग्जिस्ट कर सकता है इस रीजन के अंदर, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अब यही होता है बच्चे कि जैसे मान लो कि आमतौर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी जब ये H2 था, बट जैसे इसको फील्ड में रखा तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में शिफ्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे फर्क पड़ जाएगा। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है बच्चों यहाँ पर। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे खिंचाव पड़ रहा है, किधर की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ, देख रहे हो। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था वो पोलराइज हो गया, समझे या नहीं समझे? मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर खिंचाव पड़ने लग जाएगा, खींचने लग जाएंगे। और लेफ्ट साइड क्यों खींचेंगे तो आपको पता ही है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में खींचता है। तो इस तरीके से, बट इलेक्ट्रॉन इस केस में खींचेगा तो सही, बट बाहर नहीं निकल सकता है। क्यों नहीं निकल सकता है बाहर इजिली? नहीं, क्यों नहीं निकल सकता है बाहर? क्योंकि इंसुलेटर है। आपको पता है इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना इतना सिंपल नहीं होता है। इंसुलेटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाउंडेड होते हैं, तो वो शिफ्ट हो सकते हैं बट बाहर नहीं आ सकते हैं। पोलराइजेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। तो अगर आपने नॉन पोलर मॉलिक्यूल को रखा फील्ड में, नॉन पोलर को, तो वो पोलर हो जाते हैं। नॉन पोलर क्या हो जाते हैं? पोलर हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चों? इस प्रोसेस का नाम ऐसे कहते हैं सर होते पोलराइजेशन। कैसे हैं? अच्छा, कैसे मतलब बताओ? नॉन पोलर से पोलर कैसे हो जाते हैं सर? पोलर ऐसे हुए, देखो अच्छे, मैंने नॉन पोलर का मतलब क्या है कि जैसे H2 है, उसमें दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी। मतलब दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रखूंगा तू ज़्यादा रख। जो दो H2 मतलब कि टोटल दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे बॉन्ड में, कोवेलेंट बॉन्ड में। बट एक्चुअली क्या होगा, जैसे ही फील्ड लगेगी तो फील्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट साइड। इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फील्ड फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रॉन पे और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने लग जाएंगे, लेफ्ट साइड शिफ्ट होने लग जाएंगे। तो इससे सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक जगह लाई नहीं करेगा और इससे पोलराइजेशन हो जाएगी मॉलिक्यूल में। समझे या नहीं समझे? बोलो अच्छे। समझ गए सर। देखो अच्छे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने के लिए। ये एक HCl मॉलिक्यूल है, ठीक है? ये एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। क्यों अच्छे? तो चाहता है कि पोलर मॉलिक्यूल क्यों होता है, इसको पोलर मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं? सर Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अपनी तरफ खींच लेता है इलेक्ट्रॉन H के भी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है ये, कि मैं डोमिनेट करूं। जैसे चाइना इस टाइम पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रखा है, अपने साइड खींच रहा है चीज़ें, हर कंट्री की बॉर्डर को अपनी साइड समाने की कोशिश कर रहा है। तो समझ लो यही सिचुएशन है। तो क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इवन अगर आप फील्ड लगाओ, जैसे अगर हम फील्ड अप्लाई करते हैं यहाँ पर, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक जगह नहीं लाई करेगा, एक डाइपोल एक तरीके का, और इसका कुछ डाइपोल मूवमेंट है, Q×2 है। बट अगर आप फील्ड अप्लाई करते हो तो ज्यादा स्ट्रेचिंग हो सकती है। हो सकता है स्ट्रेच ज्यादा भी हो जाए, कम भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। स्ट्रेचिंग कैसे? मान लो ज्यादा हो गया, आपने ऐसी फील्ड लगाई कि ज्यादा खिंच गया, तो उससे डाइपोल मूवमेंट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि सेपरेशन चेंज हो जाएगा। तो डाइपोल मूवमेंट में भी क्या देखने को मिलेगा आपको? चेंज देखने को मिलेगा। बात समझे या नहीं समझे? बोलो बच्चे। समझ गए। तो ऐसी भी चीज़ें हमें समझने को मिलती है बच्चे। तो खैर हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना बच्चों, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप तो ज़्यादा सही नहीं है फिलहाल लेवल पे। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? पोलराइज हो जाता है अगर हम फील्ड अप्लाई करते हैं। और अगर कोई मॉलिक्यूल पहले से ही पोलर हो, मतलब ये इंसुलेटर की बात कर रहे हैं हम लोग, कंडक्टर की बात हम कर चुके हैं। कोई मॉलिक्यूल पहले से ही पोलर हो, तो पोलर मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? जिनमें पहले से ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कुछ सेपरेशन होता है। मान लो कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं। अभी मैंने ऐसे क्यों बना रहा हूँ, आपको पता है कोई भी एक सब्सटेंस मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। खैर इस पिक्चर पे मत जाना बच्चों, इतने दूर दूर मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, बिल्कुल
आपको पता होगा स्ट्रांगली बाउंडेड मॉलिक्यूल होते हैं, उसमें फ्री स्पेस नहीं होता मटेरियल के अंदर। ये समझे नहीं समझे? इस फिगर पे बहुत ज्यादा रिलाई मत करना, समझे? फ्री स्पेस नहीं होता, चिपके चिपके मॉलिक्यूल होते हैं मोस्टली, अगर वो सॉलिड बॉडी है तो, वरना तो थोड़ा बहुत फ्री स्पेस हो सकता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो जैसे ही अगर आप फील्ड लगाओगे तो यहाँ पोलराइजेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा खास। यहाँ मेजर क्या होता है, अगर पहले से ही पोलर है तो यहाँ पोलराइजेशन के अलावा क्या होता है, यहाँ रीओरिएंटेशन होता है। रीओरिएंटेशन, अब ये रीओरिएंटेशन क्या होता है, पहले ये मॉलिक्यूल ऐसे ही रैंडमली ओरिएंटेड थे, अब ये ऐसे ओरिएंटेड हो जाएंगे कि नेगेटिव साइड नेगेटिव लेफ्ट साइड हो जाएगा और पॉजिटिव राइट साइड हो जाएगा, तो इसे कहा जाता है रीओरिएंटेशन। यहाँ पर देखो कोई भी राइट साइड है, कोई भी लेफ्ट साइड है, कहीं में कोई भी क्या है, रैंडमली अलाइंड है ये, समझे या नहीं समझे? नेगेटिव डेंसिटी लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाती है सब में। फिगर समझ में आ रही है बच्चों? हेलो, यस समझ में आ सर। रही है? देखो बच्चों, तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि अगर पहले से ही पोलर है तो रीओरिएंटेशन होगा, और अगर पहले से नॉन पोलर है, पहले ऐसे अगर नॉन पोलर है तो वो पोलर हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। नॉन पोलर पोलर हो जाएगा, और पोलर है तो रीओरिएंटेशन हो जाएगा। बट ये ऐसा करके करते क्या है, ऐसा करने से जैसे मान लो नॉन पोलर जो था वो पोलर हो गया, तो ऐसा करने से भी इसके अंदर भी एक फील्ड डेवलप होती है, जैसे कंडक्टर के अंदर होती थी। जैसे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते थे और बाहर की फील्ड होती थी, तो अंदर की भी एक फील्ड डेवलप होती थी अपोजिट। बट कंडक्टर के अंदर खास बात ये थी कि अंदर की फील्ड बाहर की फील्ड एक दूसरे के बराबर होती थी और नेट फील्ड जीरो जाती थी। यहाँ पर भी जैसे ये इसका आप एग्जाम्पल लो, तो ये भी फील्ड डेवलप कर रहा है। कहाँ से कहाँ? फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो हर मॉलिक्यूल एक तरीके से फील्ड डेवलप कर रहा है अंदर का। बाहर के अपोजिट, बाहर की फील्ड अगर राइट साइड है तो अंदर हर एक मॉलिक्यूल अपने अंदर एक लेफ्ट साइड फील्ड डेवलप कर रहा है। बट यहाँ ऐसा नहीं होता है, ये इंसुलेटर है, यहाँ नेट फील्ड वो कैंसिल नहीं कर पाते हैं, मतलब अंदर वो इतना कैपेबल नहीं होता कि बाहर की फील्ड के बराबर फील्ड डेवलप कर ले। अगर बाहर की फील्ड कुछ है तो अंदर उससे थोड़ी कम ही कर पाते हैं, इसका मतलब नेट फील्ड इंसुलेटर के केस में चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर हो, नॉन जीरो होती है, जीरो नहीं हो पाती। समझे बच्चों या नहीं समझे? बोलो। यस सर। यस सर। आई बात समझ में? एक बार बच्चों देखते हैं, रीड कर लेते हैं इसको, थ्योरेटिकल पार्ट है। डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर। 12th की फिजिक्स में थ्योरी ज्यादा है या सर क्या बोलते थ्योरी हैं बच्चे प्रैक्टिकल है, बट थ्योरी किसी काम की नहीं है, मतलब सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से है। मेन तो जैसे न्यूमेरिकल, जैसे हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, सर मतलब 12th में भी न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं 12th बोर्ड में में। हाँ, ही आते हैं थ्योरी, ये सब जो पढ़ा रहे हैं इसका सर आने का कोई संभावना नहीं है। सर याद नहीं आ रहा, पर सर किसी ने बताया था कि मेरे सब वो भी साइंस स्टूडेंट थे, मेरे भाई थे, तो वो कहते हैं 15% या पता नहीं कितना परसेंट आता है न्यूमेरिकल, बाकी सारा थ्योरी आता है पहले 12th आता था में। बच्चे, पहले आता था, 12th के अब बोर्ड उल्टा में। हो गया, जस्ट रिवर्स हो चुका है। 15% अच्छा थ्योरी और बाकी न्यूमेरिकल आ अच्छा गया। थ्योरी। ये अच्छा सर। ईयर बाय ईयर का हिसाब है ना। अच्छा, हमारे टाइम में नहीं आता था न्यूमेरिकल यार इतना, हम लोग को तो थ्योरी काफी देखने को मिलता था। हमारे टाइम से केसेस रिवर्स हो चुके हैं, लास्ट ईयर पूरा पेपर न्यूमेरिकल ही बना पूरा का पूरा। अब वो सिनेरियो नहीं है यार, जैसे आप लोगों को आसान भी है और मुश्किल भी है। मुश्किल ऐसे है कि भाई अब आपको थ्योरी भी पढ़नी है, न्यूमेरिकल भी करने हैं। आसान ऐसे है कि यस सर। थ्योरी अगर कम भी पढ़ो, रट्टा वट्टा नहीं भी हो रहा है, तो न्यूमेरिकल कर लो, काम चल जाएगा। एक चैप्टर से 10-10, 15-15 न्यूमेरिकल कर लो, काम चल जाएगा ऐसे करके। बट यह है कि अब आप लोगों को एक चीज, आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल ज्यादा अच्छा चाहिए हर चीज को लेके। मतलब हम लोगों को इतना अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं चाहिए था, हम लोग रट्टा भी अगर मार लेते तो हमारे मार्क्स आ जाते थे, क्योंकि उसमें इतना न्यूमेरिकल कंटेंट नहीं रहता था। खैर क्या मायने बच्चों, आपको पढ़ना तो सारा ही है यार, पता ही होगा आपको तो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े बच्चों। यस सर। तो अब क्या बच्चों, इन डाइलेक्ट्रिक्स मतलब सर इंसुलेटर, हाँ बोलो बच्चों। पोलर और नॉन पोलर दोनों का सेम होती है? क्या सेम होता है बताना। तब दोनों की नॉन जीरो होती है नेट इलेक्ट्रिक हाँ फील्ड? अच्छा, नॉन जीरो मतलब दोनों जीरो नहीं कर पाते हैं, कोशिश तो करते हैं बट जीरो नहीं कर पाते हैं।
इन डाइलेक्ट्रिक फ्री मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इज नॉट पॉसिबल। देखो जो डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर के अंदर चार्ज पार्टिकल का फ्री मूवमेंट तो पॉसिबल नहीं हो सकता। फिर क्या होता है, व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मूवमेंट इज इंड्यूस्ड बाय स्ट्रेचिंग इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल और रीओरिएंटेशन इन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इन्होंने ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है बच्चों, इन्होंने बहुत शॉर्ट में दे रखा है, इन्होंने दोनों को अलग अलग नहीं लिखा, एक लाइन में दोनों को लिख दिया है, दोनों को एक साथ ही बोल दिया कि अगर नॉन पोलर है तो स्ट्रेचिंग हो जाएगी, लिखा है। देखो बच्चे मैं मार्क कर देता हूँ, दिखा देता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब सी होती है। नॉन पोलर है तो स्ट्रेचिंग हो जाएगी इन नॉन पोलर, और रीओरिएंटेशन हो जाएगा किसके अंदर, पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो उन्होंने बस इतने से में समझा दिया है। और आप नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है, द कलेक्टिव इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज अपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू एक्सटर्नल फील्ड। मतलब जो अंदर की जो फील्ड है वो बाहर के बराबर नहीं हो पाती है, अंदर भले ही वो फील्ड डेवलप करने की कोशिश करते हैं बट नेट फील्ड कैंसिल नहीं हो पाती है, इसलिए इंसुलेटर के अंदर भी कुछ फील्ड होती है। समझे या नहीं समझे बच्चों? बोलो बोलो बच्चों बोलो। तो यहाँ से एक चीज समझ में आई, कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होती है कैसे, किसी भी हालत में, जब तक उसके अंदर कुछ ना प्लेस किया हो। अगर कंडक्टर को बाहर की फील्ड में रखें तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, और इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता, इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होती है। और यहाँ पे हमने एक चीज पढ़ी इंसुलेटर के अंदर, पोलराइजेशन। क्या होता है पोलराइजेशन, बताओ भाई, बोलो बच्चों क्या होता है पोलराइजेशन? जब नॉन पोलर से पोलर बनाना पोलर चाहिए। हो जाते हैं। पोलर बनना, ठीक है। अब एक और चीज दी हुई है, एक टर्म डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। मतलब जैसे कोई भी मॉलिक्यूल कितना पोलराइज हुआ है या ओवरऑल कितनी पोलराइजेशन हुई है, ये हम कैसे जज करें? तो पोलराइजेशन मेजर की जाती है कि उसका फॉर्मूला होता है पोलराइजेशन इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो अच्छा, मैं थोड़ा पोलराइजेशन को समझाने के लिए रियल लाइफ का एग्जांपल लेता हूँ। अच्छा होता ना, आप लोगों के मार्क्स जो आएंगे वो किन दो फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, एक आप कैसे पढ़ते हो और दूसरा मैं कैसे पढ़ाता हूँ। ये बात समझ में आई या नहीं आई बच्चों, बोलो। समझ गए सर? एक बच्चे का रिजल्ट दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, कि उसका टीचर कैसे मेहनत कर रहा है और एक को खुद कैसे मेहनत कर रहा है। ठीक ऐसे ही किसी भी सब्सटेंस में कितनी पोलराइजेशन होगी वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, कि इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फैक्टर कितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाई गई है और उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या है। यहाँ पर P इज इक्वल टू काई ई लिखा है बच्चे, कई बच्चे इसको एक्स रीड करते हैं, ये एक्स नहीं है, ये काई है, ये ग्रीक अल्फाबेट है, दिखने में एक्स जैसा लगता है बट ये एक्स नहीं है, इसे कहते हैं काई। समझे बच्चों, बोलो बच्चों। समझ गए सर। तो Yes, आप sir. ऐसे कुछ भी बुला लो यार, लिखने में ऐसे लिख देना। तो इसको, इसका नाम होता है ससेप्टिबिलिटी, इसका नाम होता है ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। देखो हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, यहाँ दे रखा है, ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी चीज को पोलराइजेशन करना है दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। अपना पढ़ाई वढ़ाई करो, सब टाइम के साथ देखो सब चीजें हो जाएंगी धीरे धीरे। और देखो जब पोलराइजेशन दो चीज पे डिपेंड करता है, एक ससेप्टिबिलिटी पे, एक फील्ड पे। जिस तरीके से आपके मार्क्स दो चीज पे डिपेंड करते हैं, आपकी मेहनत पे और मेरी मेहनत पे, यहाँ आपकी मेहनत को ससेप्टिबिलिटी कहा गया है। एक अच्छा स्टूडेंट ससेप्टेबल स्टूडेंट होता है, एक अच्छा स्टूडेंट की ससेप्टिबिलिटी हाई होती है। ससेप्टिबिलिटी का एक तरीके से मतलब क्या होता है कि आपकी ग्रेस्पिंग पावर कितनी है। मेरे हिसाब से मैं फील्ड लगा रहा हूँ आपके ऊपर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं फील्ड इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, अगर आप ससेप्टेबल अच्छे हो गए तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा काफी अच्छा आएगा और आपके अंदर पोलराइजेशन काफी अच्छी होगी, इसका मतलब आपका रिजल्ट काफी अच्छा आएगा। ये बात समझे या नहीं समझे बच्चे, बोलो। Yes, sir. दोनों काय की होता है? काई इज ससेप्टिबिलिटी। और अगर इसको देखा जाए तो ये मतलब ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कैसा उसका रिस्पॉन्स है किसी चीज के अगेंस्ट। मतलब आपका अगर मेरे लैंग्वेज में अगर मैं स्टूडेंट्स को कंपेयर करूं तो एक अच्छा स्टूडेंट ज़्यादा ससेप्टेबल होता है और एक जो बदमाश स्टूडेंट है या नहीं पढ़ने वाला कम ससेप्टेबल होता है। मतलब
कम ससेप्टेबल मतलब मैं कहूंगा इस पे जितना भी मेहनत कर लो, इसकी जो ससेप्टेबिलिटी लो है, ये परफॉर्मेंस नहीं देने वाला है। देखो बच्चे, काई और ई, जैसे पोलराइजेशन दो चीज से मिलके बना हुआ है, काई और ई। अगर मैं ई कितना भी लगा दूं, मैं अपनी कितनी भी मेहनत कर लूं, और आपकी ससेप्टेबिलिटी लोअर है, तो आप बिल्कुल नहीं मेहनत करते हो, पढ़ते पढ़ते नहीं हो, तो हमें रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं मिल सकते। समझे बच्चों? समझे नहीं समझे? क्या सर? और अगर मान लो दोनों ही बहुत बढ़िया हैं, मतलब मैं फील्ड स्ट्रांग लगाता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, आप भी ससेप्टेबल हो, मतलब आपको पता है कि भाई मुझे मेहनत करनी है, लाइफ में आगे बढ़ना है, और आप ससेप्टेबल हो, तो उससे हो सकता है हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिले और पोलराइजेशन काफ़ी अच्छा हो। तो सेम सिचुएशन है बच्चों। अब यहाँ पर ये इसका मतलब क्या है, जैसे दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, आप दोनों पे फील्ड लगाते हो, तो जरूरी नहीं दोनों पे सेम पोलराइजेशन हो, क्योंकि हो सकता है दोनों की ससेप्टेबिलिटी अलग अलग हो। और वैसे भी लाइफ में हर चीज पे आप दो चीजों को कंपेयर करो, तो दो को एक चीज दो, तो दोनों पे सेम रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता, क्योंकि दो चीजों का नेचर अपने में क्या होता है, अलग अलग होता है। समझे बच्चे? अब ये पोलराइजेशन होता क्या है, अब ये पोलराइजेशन होता क्या है, पोलराइजेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, कैसे डिफाइन किया हुआ है पोलराइजेशन को? डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम से डिफाइन किया गया है। इसका क्या मतलब है? देखो अच्छे, जैसे अगर हम बात करें ये कंडीशन की, तो बेसिकली अब ये सारे के सारे डाइपोल्स हैं। डाइपोल कैसे हैं बताओ बच्चे, कोई बच्चा बताएगा डाइपोल कैसे हैं सारे के सारे? और प्लस और माइनस चार्ज डाइपोल होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है तो डाइपोल है, बट उसमें सेपरेशन भी तो है। पहले सेपरेशन नहीं था, अब स्ट्रेचिंग हो गई। पहले वो डाइपोल नहीं था बच्चे, क्योंकि पहले पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पर था और उनमें सेपरेशन 0 था। समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? बोलो बच्चे समझ गए बोलो। सर। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक जगह पर नहीं है, स्ट्रेचिंग हो गई है। तो डाइपोल का होता क्या है, डाइपोल क्या होता है, व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इट इज नोन एज डाइपोल। और डाइपोल जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, डाइपोल मूवमेंट उतना ज्यादा होगा और फील्ड भी उतनी अच्छी डेवलप करेगा। और अगर ज्यादा फील्ड है जो डेवलप कर पा रहा है, या ज्यादा स्ट्रांग डाइपोल मूवमेंट है इसके अंदर डेवलप हुआ है, तो उसका मतलब उसकी पोलराइजेशन ज्यादा अच्छी हुई है। जैसे मान लो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया, मेरे को कैसे पता चले, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, आप अच्छे ससेप्टेबल हो। पोलराइजेशन क्या होता है, काई इंटू ई। मैंने अच्छी फील्ड लगाई, आपकी ससेप्टेबिलिटी भी हाई है, आपके अंदर पोलराइजेशन भी हुआ। मैं कैसे चेक कर सकता हूँ आपके अंदर पोलराइजेशन हुआ या नहीं हुआ? आपके रिजल्ट से। समझे बच्चे? अगर आप अच्छा रिजल्ट दे रहे हो, इसका मतलब आपका जो रिजल्ट आया अच्छा है, इसका मतलब आप पोलराइज हुए अच्छे से। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि हमें कैसे पता चले कोई भी चीज कितनी पोलराइज्ड है। तो यहाँ पे हमें ऐसे पता चलता है कि उसके अंदर कितनी डाइपोल मूवमेंट डेवलप हुई है, नेट डाइपोल मूवमेंट डेवलप हुई है या नेट स्ट्रेचिंग हुई है। इस चीज से हम पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर कितना पोलराइजेशन डेवलप हुआ है। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। खैर इस पे ज्यादा रिलाई वो मत करना बच्चों, ज्यादा मतलब कई बच्चे पीछे पड़ जाते हैं थ्योरी के। देखो भाई, थ्योरी पढ़ाने के लिए, समझने के लिए है, ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, आता वाता कुछ नहीं है, ना के बराबर आती हैं चीजें। वैल्यू क्या होती हाँ बच्चे बोलो, है, बोलो वैल्यू बच्चों। क्या होती है सर, काय की वैल्यू? काय की वैल्यू बच्चे एक्चुअली क्या है, ससेप्टेबिलिटी जो होती है बच्चे। अच्छा, आप यूनिट निकालना चाहते हो ससेप्टेबिलिटी की? नहीं सर, मतलब जैसे किसी भी चीज की हमें वो निकालनी पड़े पोलराइजेशन, तो हाँ हाँ, उसमें काय की वैल्यू क्या रख? देखो अच्छा एक्चुअली क्या है, मैं बताता हूँ। इसके कोई न्यूमेरिकल है नहीं, ना एंट्रेंस में है ना सीबीएसई में है इस चैप्टर में फिलहाल। बट बस ये पढ़ने के लिए है। फिफ्थ चैप्टर में हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक पोलराइजेशन। दो टाइप की पोलराइजेशन होती है बच्चे, एक होती है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, एक होती है मैग्नेटिक पोलराइजेशन। खैर उसको भी थोड़ा सा बता ही देते हैं बच्चे यहाँ पर क्या होता है। देखो बच्चे, आपने कई बार देखा होगा कि मेटल की किसी चीज को मैग्नेट के साथ कुछ दिन तक रख दिया जाए, मैग्नेट के साथ या मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए। एक होती है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है।
तो कैसे बिहेव करता है बच्चे? मान लो एक मैग्नेट के साथ की तरह एक मैग्नेट के साथ एक सिक्के को चिपका के रख देता हूँ, क्या हो जाता है? सिक्का मैग्नेटिक हो जाता है। वो मैग्नेटिक हो मैग्नेटिक जाता है। फील्ड। तो उसको कहते हैं मैग्नेटिक पोलराइजेशन, उसे कहते हैं मैग्नेटिक पोलराइजेशन। समझे या नहीं समझे? समझ गए सर। वहां बच्चे हमें निकालने को मिलेगा, मैग्नेटिक पोलराइजेशन वगैरह में निकालने को मिलता है कि कितना पोलराइजेशन हुआ है। अब देखो जैसे दो अलग अलग मटेरियल के सिक्के थे और एक को आपने रखा, एक में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई, ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन हुआ, और एक में कम हुआ। तो जिसमें ज्यादा हुआ वो ज्यादा पोलराइज हुआ और जिसमें कम हुआ वो कम हुआ। आप चेक कर सकते हो, चिपका के देख सकते हो। तो इसको मैग्नेटिक पोलराइजेशन कहते हैं। समझे बात? यस सर। चलो अच्छे, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। और आगे हमारा एक डिवाइस है, इसका नाम है कैपेसिटर। इसको चालू करते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई की पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसको बहुत ध्यान से समझना बच्चों। जैसे हमने कई सारे डिवाइस पढ़े हैं, अब हम एक डिवाइस पढ़ना पड़ता है, इसका नाम है कैपेसिटर। जैसे अलग अलग डिवाइस का अलग अलग सिंबल होता है। इसका सिंबल ऐसा होता है जिसमें दो पैरेलल प्लेट दिखाई हुई होती है, इसका ये सिंबल होता है। कैपेसिटर डेली लाइफ में देखने को कैसे मिलता है बताते हैं अच्छे। अभी फिर फोटो दिखाते हैं कैपेसिटर की, अभी इस पे दिखाएंगे, इंटरनेट पे दिखाएंगे कैसे देखने को मिलता है। देखो सर ये फोन के अडेप्टर में होता है ना, चार्जर वाले। बहुत सारे डिवाइस में होते हैं, मच्छर वाले रैकेट में भी होता है, एडेप्टर में भी लगे होते हैं कैपेसिटर। हर यार मोस्टली सर्किट में होते हैं, लगे होते हैं, ज्यादातर सर्किट में लगे होते हैं। खुल जा। दिख रहा है स्क्रीन पे बच्चों? अब आएगा। ये अलग अलग टाइप के कैपेसिटर आ जाएंगे, देख रहे हो बच्चों? ऐसे करते हैं। यस सर। यार ज्यादा मत देखो, कंफ्यूज हो जाओगे। ये देख लो, ये वाला छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता है। आपको लास्ट ईयर एक्टिविटी करवाई थी ना, मैंने एक्सपेरिमेंट कराया था सोल्डिंग वाला। तो वैसे जैसे रजिस्टर होता है ना छोटा सा, वैसे ही कैपेसिटर होता है। इस बार मैं एक्टिविटी नहीं करा पाया बच्चों, लॉकडाउन हो गया, लफड़ा हो गया, ना सोल्डिंग वोल्डिंग की कोई एक्टिविटी हो पाई इस बार, ना कुछ हो पाया। दिख रहा है बच्चों कैपेसिटर? यस सर। अब बात यह है कैपेसिटर करता क्या है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है टू स्टोर चार्ज। और ये बैटरी से कैसे फर्क होता है? कोई बच्चा बताएगा कि बैटरी में भी तो काफी सारी चार्ज स्टोरेज होती है, फिर कैपेसिटर क्यों बेटर है? बताओ बच्चे। सर चार्ज कंटिन्यूस नहीं होता, तो मतलब कम ज्यादा आता रहता है, तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए ये थोड़ा चार्ज अपने अंदर स्टोर करता है। देखो अच्छे, आप कुछ हद तक आपका आंसर बिल्कुल सही है अच्छे। एक्चुअली क्या है देखो बच्चों, जैसे बैटरी कंटिन्यूसली चार्ज सप्लाई करती है। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों। एक होता है डैम। डैम का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के अलावा वाटर को स्टोर करना। ठीक है। अच्छा, आप एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर करते हो, क्या फायदे क्या है? मतलब अगर आप लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर स्टोरेज करते हो डैम में, तो उसका कैसे कैसे यूज कर सकते हो, क्या फायदा? देखो अच्छे, एक होता है डैम, एक होता है बैराज, या फिर इवन चलो डैम का फायदा बता दो मुझे। डैम का फायदा, इरिगेशन वगैरह मत बताना बच्चों, जो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे बताओ क्या फायदा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने। देखो अच्छे, एक्चुअली क्या है कि पहला तो डैम से हम वाटर को कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत वाटर के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं भाई? पीछे से जो आ रहा है, हमने बहुत सारा वाटर इकट्ठा कर लिया है, हमें एक साथ बहुत सारा वाटर चाहिए तो हम एक साथ बहुत सारा रिलीज कर सकते हैं, हमें कम चाहिए तो हम कम कर सकते हैं। तो एक तरीके से हमारे हाथ में होता है कि हम जिस तरीके से कैसे भी रहा है। अब देखो, डैम जो होता है किसी रिवर पे बना होता है, ये डैम है, ये एक रिवर पे बना हुआ है। तो जो आ रहा है वाटर, वो कभी ज्यादा भी आ सकता है, बारिश पड़ जाए तो पानी एक साथ ज्यादा आ जाएगा डैम की आगे वाली साइड पे, और जो हमें भेजना है वो हमारे हाथ में। ये बात समझ में आई या नहीं आई? कोई बच्चा ये समझा या नहीं समझा? बोलो बच्चे। जैसे डैम है, गर्मियों में पानी है, सर्दियों में पानी, देखो तो सेम
और रेनी सीजन में पानी जो आता है वो सेम नहीं आता, बट जाने का लेवल हम उसको यूनिफॉर्म रख सकते हैं। ये बच्चे, ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो बोलो भाई, अरे सब गायब हो गए क्या? आ गई सर समझ। समझे? तो डैम में देखो बच्चे, हम डैम में जब हम डैम बनाते हैं तो हम इनपुट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट हम आउटपुट को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। आउटपुट हमारे हिसाब से होगा कि हम ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा हो जाए, हम कंटिन्यूस चाहते हैं तो हम कंटिन्यूस हो जाए। तो ये डैम का फायदा होता है। इवन डैम में ये भी फायदा होता है कि अगर आपको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए एक साथ, तो आप क्या करोगे, पानी को स्टोर कराते जाओगे कराते जाओगे कराते जाओगे कराते जाओगे, बिल्कुल करा दोगे। फिर एकदम से अगर पानी चाहिए तो सारे गेट ओपन कर दोगे डैम के और एकदम से बहुत सारा पानी मिल जाएगा। तो इसका मतलब कि डैम में हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। हमें ज़्यादा पानी चाहिए एक साथ तो हम वो यूज़ कर सकते हैं, हमें स्टोर करा के रखना है तो हम कर सकते हैं। तो कैपेसिटर के भी कुछ ऐसे ही फायदे होते हैं बच्चों। कैपेसिटर में चार्ज डिपॉजिट होता है, चार्ज स्टोरेज होता है। अगर हम चाहते हैं हम कंटिन्यूस सप्लाई चाहें आउटपुट की, जैसे मान लो डैम में क्या होता है कि इनपुट अगर वेरिएबल है, पानी लेफ्ट साइड डैम के जो डिपॉजिट हो रहा है हो सकता है वेरिएबल हो, और होता भी है। कैसे वेरिएबल होता है बताओ भाई, बोलो बच्चों। वॉल्यूम फ्लो रेट। देखो अच्छा, मौसम टू मौसम रिवर में जो पानी आता है वो कभी ज्यादा आता है कभी कम आता है, रेनी सीजन में ज्यादा आता है या फिर किसी में कम आता है। तो डैम का जो इनपुट वाटर है वो वेरिएबल होता है, बट आउटपुट हम, आपको पता है आउटपुट यहाँ पे बैराज होते हैं, नीचे गेट्स होते हैं यहाँ पर डैम्स में, तो गेट्स खोल खोल के हम आउटपुट कंट्रोल करते हैं। तो इनपुट अगर वेरिएबल होता है हम आउटपुट कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ऐसे कैपेसिटर के साथ भी होता है। कैपेसिटर जैसे डैम वाटर स्टोरिंग के काम आता है, कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है। अगर इनपुट वेरिएबल है तो आउटपुट हम कांस्टेंट दे सकते हैं, अपने हिसाब से दे सकते हैं। या फिर अगर जैसे हमें आउटपुट एक बड़े अमाउंट में चाहिए, बहुत सारा आउटपुट चाहिए एक साथ, जैसे पानी हमें चाहिए, बहुत ज्यादा पानी चाहिए, हमें किसी चीज को डुबा देना है मान लो, तो डुबा देना है तो हम क्या करेंगे, पानी को पहले स्टोर करेंगे, स्टोर करते 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 बाद में एक साथ खोलेंगे। तो हम डैम को भी ऐसे यूज कर सकते हैं। और इवन कैपेसिटर में भी अगर हमें बहुत सारे चार्ज चाहिए एक साथ, तो पहले कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर कराते जाओ कराते जाओ कराते जाओ, फिर एकदम से सारा चार्ज छोड़ दो। तो हम कैपेसिटर की हेल्प से चार्ज का फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं अपने हाथ में। तो इसलिए हम कैपेसिटर बनाते हैं। बैटरी और कैपेसिटर दोनों अलग चीज होती है। बैटरी और कैपेसिटर में क्या फर्क होता है, कोई बच्चा बताएगा हमें यहाँ पर? बैटरी कंटिन्यूअस चार्ज प्रोवाइड करती है और और ये स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। बैटरी कंटिन्यूस सप्लाई करती है कैसे? बैटरी में रिएक्शन चलता रहता है, एक रिएक्शन चलता है और कंटिन्यूसली चार्ज सप्लाई केमिकल होता है, रिएक्शन। ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि ये चार्ज स्टोर करता है और कंटिन्यूस सप्लाई नहीं कर सकता है, बस जितना उसमें स्टोर है उतना ही सप्लाई कर सकता है। समझो बच्चे? सर अब हम एक चीज की बात करते हैं, जैसे कैपेसिटर एक डिवाइस हो गया जिसका काम हो गया चार्ज स्टोर करना, ठीक है। चार्ज स्टोर करना कैसे होता है बच्चे, कैसे? कैपेसिटर में चार्ज स्टोरेज का क्या कॉन्सेप्ट होता है बताते हैं। देखो देखो, अगर आप चार्ज स्टोर कराना चाहते हो, जैसे एक बॉडी है उस पर आप सिर्फ नेगेटिव चार्ज स्टोर करा दो, तो आपने एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज स्टोर करा दिया। बट एक्चुअली क्या है कि ऐसे में चार्ज लीकेज के चांसेस ज्यादा हैं। अब ये चार्ज लीकेज क्या होता है, चार्ज लीकेज क्यों होगा? देखो अच्छे, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रिपेल कर रहा है और ये भागने की कोशिश करेगा। क्यों भागेगा भाई, कोई बच्चा बताएगा? नेगेटिव चार्ज क्यों भागेगा? बोलो भाई बोलो। रिपल्शन होगा ना सर। रिपल्शन होगा। तो ये, बट अगर मान लो इसके सामने कुछ ऐसा रख दिया जाए जिससे ये ना भागे, मतलब कि दो बॉडी ले ली जाए, दोस्त दोस्ताना के चक्कर में हो सकता है यही रुक जाए। ये नेगेटिव चार्ज था और ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ये फिलहाल भागने की ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे। बताओ अच्छे क्यों? ये बेटर अरेंजमेंट है चार्ज स्टोरेज की। बताओ क्यों, वाई? एक बॉडी पे नेगेटिव स्टोर करा लो, एक पे पॉजिटिव। एक बॉडी पे सिर्फ एक बॉडी यूज करने की जगह दो बॉडी पे अलग अलग चार्ज, अपोजिट चार्ज स्टोर कराना बेटर क्यों है, वाई? बोलो भाई बोलो। दोबारा बता दो, तब बोल रहे थे। दो अलग अलग बॉडी पे अलग अलग नेचर का चार्ज स्टोर कराना बेटर अरेंजमेंट क्यों है?
सर वो हल्के हल्के उससे अट्रैक्ट होते रहेंगे ना। हाँ, इसके चक्कर में नहीं भागेगा। दोस्ताना, आपसी प्यार, आपसी प्यार के चक्कर में एक दूसरे को नहीं छोड़ के जाएंगे। कुछ भी हालत हो, बट छोड़ेंगे नहीं उसको। अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्शन के चक्कर में अच्छे अच्छे फंस जाते हैं बच्चों। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये बेसिकली फंस सही जाएंगे, बात है सर। तो ज्यादा चार्ज स्टोर के चांसेस हैं। हमने फायदा उठा लिया इस चीज का, समझे बच्चों? यस नाउ सर। सर वी कैन स्टोर मोर यस चार्ज। सर। तो कैपेसिटर के अरेंजमेंट में हम दो बॉडी चूज कर लेते हैं। एक पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर करा लेते हैं, एक पे नेगेटिव। जिसमें से खासकर एक हमारे सिलेबस में ज्यादा है, जिसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इसमें क्या होता है बच्चों, वी हैव टू पैरेलल प्लेट्स, दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं। एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज स्टोर करा देते हैं। दिखने में ऐसा सा सिंबल है, जैसे मान लो ये है। अब हमने क्या किया, चार्ज स्टोर कराने तो क्या करोगे, उठाया और बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा। और ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा। कैसे होगा बताते हैं बच्चे थोड़ा सा। जैसे यहाँ नेगेटिव कैसे हुआ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे हुआ नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स निकले, इलेक्ट्रॉन इधर से निकले, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और निकल के कहाँ पहुँचने लग जाएंगे, प्लेट पे पहुँचने लग जाएंगे। प्लेट पे पहुँचेंगे तो इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, कोई बच्चा बताएगा इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आ जाएगा फिर? बोलो बोलो भाई बोलो। पॉजिटिव चार्ज निकल के जाएगा या कुछ और? एनी अदर थिंग? बोलो भाई बोलो। सर पॉजिटिव चार्ज कहीं थोड़ा जाता है, वो तो हैवी होता पॉजिटिव चार्ज तो जा ही नहीं सकता है भाई, कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल ही नहीं कर सकता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस होता है। फिर क्या होगा अच्छा, फिर पॉजिटिव चार्ज कैसे आया प्लेट पे? बताओ ओम, बताओ क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज कैसे आया प्लेट पे, बताओ कोई बच्चा। एक्शन हो गया क्या सर? पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा अच्छा। अब एक्चुअली क्या होगा, इंडक्शन से प्लेट का जो नेगेटिव चार्ज है, वो प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो खिंच खिंच के यहाँ आने लग जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अगर प्लेट के इलेक्ट्रॉन इधर भागने लग जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन प्लेट के अगर इधर भाग गए, पॉजिटिव पे आ गए, तो प्लेट पे क्या हो गया, अपने आप पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई। समझे या नहीं समझे? है। ये कंडक्टिंग, कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब है। हाँ ये क्या बात है? सर प्लेट के खुद के इलेक्ट्रॉन आ गए। देखो अच्छे, पहली बात ध्यान सुनना। एक कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं। कंडक्टिंग प्लेट्स मतलब मेटलिक प्लेट्स हैं। मेटलिक प्लेट है, मेटल की प्लेट पे इलेक्ट्रॉन होते हैं या नहीं होते हैं? मेटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्रीली घूम सकते हैं नहीं सकते हैं? समझे? फ्रीली घूम सकते हैं, मेटल प्लेट पे फ्री इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। तो अब आपने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट किया इसको। तो ये बैटरी है, बैटरी में नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन आता है। नेगेटिव से निकला, जो इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ डिपॉजिट हो गए, यहाँ डिपॉजिट होने लगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो भाई, एक कंडक्टिंग प्लेट पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर उस पे इलेक्ट्रॉन थे तो इलेक्ट्रॉन खींचने लग जाएंगे। इस प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं खींचने लग जाएंगे, खींच खींच के किधर आने लग जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल पे आने लग जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल खींच रहा है। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन खींच खींच के पॉजिटिव टर्मिनल पे आ जाएंगे, तो प्लेट कैसी हो जाएगी? क्या कर रही है? अब आ रही है अच्छे? बोलो हेलो हेलो हेलो। आ रही है सर। ठीक है, देखो अच्छे, प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट पे इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो खींचने लग जाएंगे। यार कंडक्टिंग प्लेट पे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो जा क्यों नहीं सकते? समझे बच्चे? तो एक प्लेट पे समझ इलेक्ट्रॉन गया सर। आ जाएंगे तो एक पे चले जाएंगे, और ये कैपेसिटर कैसा कहलाएगा, चार्ज कहलाएगा। अब आपने इस कैपेसिटर को अलग कर दिया, तोड़ के बाहर निकाल दिया, मतलब तोड़ के क्या मतलब डिस्कनेक्ट कर लिया बैटरी से, और ये चार्ज हो गया। इसे हम कहेंगे चार्ज। नाउ दिस कैपेसिटर इज चार्ज। अब क्या ये चार्ज हो गया, मतलब ऐसा नहीं है, ये मत सोचना है ये 10-15 घंटे तक चीजों को चला लेगा, बहुत कम टाइम तक चला पाएगा। अब आपने अगर कोई एलईडी बल्ब, छोटा सा एलईडी बल्ब लगा लिया यहाँ पर, तो वो थोड़ी देर तक जल सकता है। क्यों जलेगा, कोई बच्चा बताएगा ये एलईडी बल्ब थोड़ी देर तक क्यों जलेगा?
अगर जैसे कनेक्ट कर लिया वाई, ये ग्लो करेगा कुछ सेकंड तक, मतलब 1 2 4 सेकंड तक ग्लो कर सकता है, इवन ज्यादा भी कर सकता है, कैपेसिटर की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। कोई तो बच्चा उसमें बता है? चार्ज है तो ग्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे ना। देखो बच्चे, यहाँ से अब जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, ऐसे चलने लग जाएंगे इधर से इधर, तो करंट प्रोड्यूस होगा। इधर इधर चलेंगे, प्रेरित बैटरी बन गई। इधर चलेंगे, स्मॉल बैटरी। पॉजिटिव की तरफ चलेंगे और वो चल के न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। बट जब इलेक्ट्रॉन एलईडी से गुजरेगा तो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी है, जिस एनर्जी से गुजरेगा तो एनर्जी एलईडी को देता हुआ जाएगा, तो एलईडी ग्लो करेगी, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी डिवाइस से गुजरता है अपनी एनर्जी डिवाइस को देता है, तो बैटरी ये जो बल्ब है ग्लो करेगा। बट ऐसा बहुत देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आने लग जाएंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और जल्दी से ही कुछ टाइम में सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये सारी एनर्जी जो थी वो यूटिलाइज हो जाएगी और बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा। मैंने यहाँ पे से एक चीज बताई, यहाँ पे एक चीज बोली, कितनी देर तक ग्लो करेगा ये डिपेंड करता है कैपेसिटर की कैपेसिटी पे। कोई बच्चा बताएगा कैपेसिटर की कैपेसिटी का क्या मतलब है? बोलो बच्चों, कोई बच्चा बोलेगा कैपेसिटर की कैपेसिटी का क्या मतलब है यहाँ? वो कितनी पावर स्टोर कर पाता है वो। शाबाश बच्ची। एक कैपेसिटर की कैपेसिटी मतलब कि कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। देखो बच्चों, हम दो टर्म यूज करते हैं, एक होता है कैपेसिटर, कैपेसिटर डिवाइस के लिए यूज किया जाता है जो चार्ज स्टोर करता है। एक होता है कैपेसिटेंस, एक होता है कैपेसिटेंस। इन दोनों में फर्क क्या होता है? कैपेसिटर मतलब एक डिवाइस जो चार्ज स्टोर करता है, कैपेसिटेंस मतलब कितना स्टोर कर सकता है, कितनी कैपेसिटी है उसकी। किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी की यूनिट होती है फेराड, बट आमतौर पे कैपेसिटेंस माइक्रो फेराड में ही लिखे जाते हैं, क्योंकि फेराड बहुत बड़ी यूनिट है। आमतौर पे कैपेसिटेंस बहुत कम वैल्यू के ही होते हैं। जैसे आपके सामने अभी एक फिगर आ रही है बच्चों, इस फिगर में पढ़ के बताना कितना माइक्रो फेराड लिखा है, बताना। 3300। 3300 माइक्रो फेराड। ठीक है, वैसे बच्चे क्लास खत्म करने वाले हैं 2-4 मिनट में, ठीक है? ओके सर। ठीक है, तो कोई भी कैपेसिटी की कैपेसिटी होती है, जैसे 100 माइक्रोफेराड, 200 माइक्रोफेराड। जितना ज्यादा माइक्रोफेराड में कैपेसिटी होगी उतना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। ठीक है बच्चों? चलो बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, काफी टाइम हो गया, काफी पढ़ लिया हम लोगों ने। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों? सर चैप्टर कब खत्म होगा? चैप्टर बच्चे अब खत्म हो जाएगा, लास्ट टॉपिक पे आ गए बच्चों। बाय। ओके सर, लेकिन ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है शायद। हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा। बाय बच्चों, बाय बाय।